Hi, this is Jitendra Kumar. You are watching our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss solution procedure for a question that was asked IGNOU MA Economics first year for course code ABC 103. It is an examination asked question. This question was asked जून 2020. ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड अंडर सेक्शन ए. ठीक है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड. मैंने ऑलरेडी एक सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक अवेलेबल रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो उस कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बेसिकली मैंने उसको बनाया था. ये एग्जामिनेशन आस्क्ड क्वेश्चंस है. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन का दो पार्ट था. एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और बी में ये क्वेश्चन सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना था, जो कैरी 10 मार्क्स का करेगा. ठीक है, कभी कभी 12 मार्क्स में भी पूछा जाता है. तो सबसे पहले हम ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. मैक्सिमाइज z इक्वल टू z इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x1 plus 7x2 plus 6x3 सब्जेक्ट टू. तो ये तो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट हो गया. दो इक्वेशन दिया गया 2x1 plus 2x2 plus 2x3 लेस देन इक्वल टू 8. x1 plus x2 लेस देन इक्वल टू 3. लेकिन एक चीज है कि प्रॉब्लम जो कंस्ट्रेंट का इक्वेशन नंबर सेकंड में वन वेरिएबल मिसिंग है, वो वेरिएबल x3 है. x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है. ठीक है, तो पूरा आपको कंसेप्ट को अगर जानकारी लेना है तो उस वीडियो के लिंक आप इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल रहेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा. अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का. तो जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना पड़ेगा सबसे पहले. तो जो ये दोनों तो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहलाता है. प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कंस्टेंट, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और ये जो है इसको नॉन नेगेटिव कंस्टेंट कहते हैं. ठीक है, उस वीडियो में इसका डिटेल कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं बनाया हूं. तो यहां पर प्रॉब्लम कंस्टेंट को पहले हम लिखते हैं. जो पहला इक्वेशन है 2x1 plus 2x2 plus 2x3 less than equal to 8. सेकेंड है x1 plus x2 और तीसरा वेरिएबल मिसिंग. अगर हम 0 से x3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 होगा, फिर ऐड करेंगे तो यही वाला होगा x1 plus x2 लेस देन इक्वल टू 3. लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं कि एकदम आराम से हम लिख सकते हैं ये चीज, क्योंकि हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 0 और 0 जोड़ेंगे तो ऊपर वाला चीज प्राप्त हो जाएगा. अब ये हम लोग ये भी जानते हैं कि जब प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कैन बी रिटेन, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कैन बी रिटेन एज. ठीक है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं. क्या करना है कि ओनली टेकिंग इक्वल टू साइन एंड इग्नोरिंग inequality, that is less than sign. तो 2x1 plus 2x2 plus 2x3. एक मिनट, हमारे कितना इक्वेशन है? 1 2. दो इक्वेशन, एक और दो. तो हमको स्लैक वेरिएबल 2 जोड़ना पड़ेगा. S1 4 प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट इक्वेशन नंबर 1, S2 4 प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट इक्वेशन 2. ठीक है, तो यहाँ S1 हमने ऐड किया, उसके बाद इक्वल टू 8 है. हो गया पहला काम. दूसरा है x1 प्लस x2 प्लस 0 इंटू x3, कॉफिशिएंट इसका 0 कर दिए. ठीक है, प्लस x2 इक्वल टू 3. अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो सारा ये 3x1 प्लस 7x2 प्लस 6x3 को सारा को हम LHS साइड में ले आएंगे तो सारा माइनस हो जाएगा. इसका कोफिशिएंट 3x1 माइनस 7x2
-6x3, ठीक है, ये z प्लस में है तो प्लस z इक्वल टू 0, ठीक है, इसको सारा ले जाएंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ये चीज जो हमें प्राप्त हुआ है इसको मैट्रिक्स नोटेशन में इसको हम पुट करेंगे, तो वो कार्य किया जाए। अब इसको मैट्रिक्स नोटेशन में हम इसको पुट करेंगे, तो इस तरह हमें कुछ बनाना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स का बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्लेसमेंट होगा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, मैं यहाँ z लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला प्रॉब्लम कंस्टेंट का होगा और यहाँ वाला जो आएगा जो इक्वल टू 830 जो भी व्हाटएवर नंबर है वो है। तो वेरिएबल गिन लो, x1 x2 x3 x3 s1 s2 z, 6 वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे इस तरह जाना है, क्योंकि यहाँ s1 है, यहाँ s2 है, यहाँ z है, तो 6 है, तो x1 x2 x3 s1 s2 z, ठीक है। यहां पर एक दो जो स्लैक वेरिएबल है उसी को लिखना है, s1 s2। अब देखो इसका जो कोफिशिएंट x1 x2 x3 s1 s2 z जो भी है वो लिखना है, तो इसका x2 है पहला इक्वेशन में, 2 है s1 1 हो जाएगा, बाकी s2 और sz मिसिंग है तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, और ये इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ क्या है 1 1, ये दोनों में 1 है, ठीक है, ये 0x3 है, s1 मिसिंग यानी 0 होगा, खाली s2 है तो 1 होगा, फिर z भी मिसिंग है तो 0 इक्वल टू 3। अब बाकी यहाँ -3 -7 -6, s1 और s2 दोनों 0 है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पाइवोट कॉलम। तो वेरी सिंपल है, आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में आप देखो जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सॉरी यहाँ 0 छूट गया, ठीक है, सबसे छोटा नंबर आपका -7 है। थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी को होगा -7 कैसे है, तो नेगेटिव में उल्टा चलता है, ठीक है। तो -7 है, मतलब आप 7 रुपया कर्जा लिए हैं, यहाँ 3 रुपया लिए हैं, 6 रुपया, सबसे ज्यादा कर्जदार कौन जो 7 रुपया देगा, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो -7 सबसे छोटा नंबर है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हम इसको इस तरह आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट काम है, ये जैसे ही आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये बन जाएगा पाइवोट कॉलम, ठीक है। अब ये जो पाइवोट कॉलम में जो x2 का कोफिशिएंट है 2 और 1 डिवाइडेड होगा यहाँ पर, तो 8/2 3/1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आपको चूज करना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 है, इसके सीधे में यहाँ जाना है, जो पाइवोट कॉलम है वहां पर घेरा लगाना है, तो ये पाइवोट एलिमेंट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसको अगर मैंने दो मैंने जैसे ये 1 ऑलरेडी आ गया तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा, अगर यहाँ पर 4 रहता तो इसको कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन करके हम इसको 1 करना था। बाकी जो पाइवोट कॉलम में जो एलिमेंट है 2 और 7 इसको आपको 0 करना पड़ेगा जो मैट्रिक्स ऑपरेशन करके। तो वेरी सिंपल, हम लोग एक एक करेंगे उसका। उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये आइडेंटिफाई हो जाता है हमारा पाइवोट एलिमेंट, ठीक है, तो x2 जो है इंटरिंग वेरिएबल है, तो मतलब x1 इज रिप्लेस बाय x2। तो हम यहाँ एक बार लिखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो एक इसमें ऑपरेशन आप कर सकते हो, तो क्या ऑपरेशन करके यहाँ 0 लाया जा सकता है, अगर जो भी पाइवोट एलिमेंट हमारा ये है, जिस रो में हमारा पाइवोट एलिमेंट है उसी से ऑपरेशन करना है हमको। अनदर जो पाइवोट माने जो भी
रो है जो जिसमें जीरो करना है, जैसे फर्स्ट रो और ये लास्ट रो है जो सेकंड थर्ड रो है, तो यहाँ पर मतलब है कि R2 हमारा जो जिसमें पाइवोट एलिमेंट है वो हमारा पाइवोट कॉलम माने एलिमेंट है, R2 में ही हमारा R2 में ही पाइवोट एलिमेंट है, तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, उसमें 1 होना चाहिए। तो 1 यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, बाकी जो इस कॉलम में जितना भी एलिमेंट है उसको जीरो करना है। कैसे जीरो करना है? तो यहाँ मैट्रिक ऑपरेशन करके अगर हम R2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 और प्लस R1 कर दें, तो ऑब्वियसली ये हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे -2 प्लस ये R1 है तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 = 0। हमको ये मोटा मोटी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इकरा बाकी सारा चीज अपने प्लेसमेंट पर रहेगा, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना है ये x1, ठीक है। अब ये इंटरिंग वेरिएबल है और ये एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल है। तो जैसे ही हमारा ये x2 इसके प्लेस में जो x2 है ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ऑब्वियसली ये यहाँ जाएगा तो x2 हो जाएगा, फिर x3 है, s1 s2 z, ठीक है। यहाँ पर क्या, पहला तो s1 रहेगा और यहाँ x2 हो जाएगा, ये z अपने स्थान पर है, तो -3 -7, इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करेंगे कॉलम में काम R1 में हमारा आएगा। तो बाकी जो एज इट इज है उसको पहले लिख लेते हैं, 0 0 1 0, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा आपका काम है, पहली बात कि इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं पहले 1 1 0 0 1 0 3। अब क्या है कि R2 को जो ये है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को ऐड करेंगे ऊपर वाला, तो -2 + 2 0, सेम प्रोसीजर, -2 + 2 0। ऐसा इसलिए कि ये जो पाइवोट कॉलम के हैं, जो पाइवोट एलिमेंट को छोड़कर सबको जीरो करना है, तो ये पहला काम होता है। फिर यहाँ पर ये R2 है, -2 × 0 0 + 2 0 -2 × 0 0 + 1 -2 फिर +0, तो -2 ही होगा, 0 0। अब यहाँ पर देखिए -2 -6 + 8 + 2, ये हो। अब क्या करना है इसका, ये 0 हो गया, तो अब ये थर्ड रो को हमको 0 करना पड़ेगा। तो थर्ड रो को हम 0 कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल ऑपरेशन करके, अगर हम R2 जो ये R2 है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 को जोड़ दें, तो ऑब्वियसली हमारा वो भी एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये जो पाइवोट कॉलम में है। यहाँ 6 नॉट 7 7, ओके 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये इसी को हमको 0 करना है, तो 7 7 × 1 7, फिर -7 इसको घटाएंगे, 7 -7 0। तो ये काम करेंगे, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, S1 ऊपर रहेगा, x2, ठीक है। इसके बाद z चला जाएगा, ये z का है, मैट्रिक्स नोटेशन होगी, ठीक है। ये दोनों तो अपना प्लेसमेंट एक जगह रखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बार बार S1 ना लिख के यही वाला लिख देते हैं, 0 0 2 1 -2 0, ठीक है, 2। यहाँ तक क्लियर? फिर क्या, ये भी अपना प्लेसमेंट रहेगा, 1 0 0 1 0 3। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि हमको R2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। तो R2 को हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 और R3 में जोड़ना है, 7 माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ 7 माइनस आप कर सकते हो 7 माइनस 7 तो 0। अब यहाँ क्या है, 0 से करेंगे 7 को 0, ठीक है, माइनस 6 ही होगा। अब यहाँ 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ 7 प्लस 0 7। अब यहाँ 0 इंटू 7 0 प्लस 1। अब यहाँ 7 3 जा 21 हो जाएगा, 0 से फिर ऐड कर देंगे 21 हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब एक ठो, अब ये तो सारा आपका आप देख सकते हो, 1 मिनट, हाँ आप देखो हमारा ये पाइवोट कॉलम था, ऊपर वाला भी 0 हो गया, नीचे वाला सिर्फ पाइवोट एलिमेंट 1 हो गया। इतना करने के बाद हमारा देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और कोई माइनस में है, तो एक तो माइनस में बचा है, तो इसको पॉजिटिव करके हमको नेक्स्ट स्टेप में रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए काम करते हैं। तो इधर से हम शुरू करते हैं, या हम नेक्स्ट स्टेप के लिए हम रेडी हो रहे हैं। तो ये वाला टेबल हमको सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये रह गया एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप देखो यहां पर जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे S1 X2, जैसा ये टेबल है हम वही वाला काम करेंगे। ये Z का पहले ऊपर वाला हम लिख लेते हैं, X1 S2, ठीक है, X3 S1 S2 Z। अब यह सारा का वैल्यू जो यहाँ निकला है इस टेबल वाला पूरा हम एलिमेंट को लिखेंगे। तो ये है पहला 0 0, ठीक है, 2 1 -2 0 2। पहला काम हो गया। दूसरा काम हमको करना है, ये 1 1 0 0, ठीक है, 1 0 3, ये भी कर लिए। नीचे वाला हम लिखते हैं Z वाला 4 0 -6 0 7 1 21। अब ये जैसे हम काम कर लेंगे तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको फिर हम सिमिलर प्रोसेस अपनाएंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक अपनाया। तो सिमिलर प्रोसेस होगा वो क्या होगा, उसी तरह हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबसे लोएस्ट जो नेगेटिव नंबर है और उसमें भी सबसे छोटा है, तो एक उसको हमको चूज करना है। इसमें आप देख सकते हो सबसे छोटा नंबर -6 है, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद ये डायरेक्ट पाइवोट कॉलम बन गया X3, ठीक है, इंटरिंग वेरिएबल हो गया जो कहां पर इसका होगा। तो सबसे पहले जो इस पाइवोट जो कॉलम में हमारा दो एलिमेंट है 2 और 0, उससे यहां डिवाइड करो। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, 3 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब महासागर, बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो 1 को हमको चूज करना है, तो 1 किसमें हम ये वाला पाइवोट एलिमेंट बन गया। तो ऑब्वियसली जो सेकेंड स्टेप हम इसमें अप्लाई करेंगे उस पर हमको ध्यान देना है। तो ये वेरिएबल जो x3 है, तो x1 इज रिप्लेस बाय x3, हम यहाँ लिख सकते हैं x3, x2 तो ऑलरेडी है और ये z का प्लेसमेंट है। ठीक है, बाकी सारा तो ये एज इट इज रहेगा, x1 S2 x3, ठीक है, S1 S2 Z, और ये मैट्रिक्स नोटेशन दे रहे हैं। आप सारा वैल्यू लिखते हैं 0 0 2
एक मिनट, इसमें तुमको काम करना है क्योंकि इसको 1 में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी R2 0 है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 0 3। पहली बात ये इसमें इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 0, इसको 1 करना है। तो 1 करने के लिए अगर 1/2 R1 से हम गुना कर देते, ये R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 प्राप्त हो जाएगा हमारा 1। ये इसको 1 करना है, यहाँ 0 इंटू 1/2। देखिए 0 इंटू 1/2 इन्फिनिटिव नहीं होगा, ये इस तरह का केस है। ये 2 जाके ऊपर गुना होगा, 2 इंटू 0 0 1 से, तो ये 0 होगा वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो हम किससे कर रहे हैं, जो R1 को, ठीक है, R1 को हम गुना कर रहे हैं, सॉरी R1 को 1/2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 को 0 इंटू 1/2 0 होगा, सॉरी हम यहाँ पर वो दूसरा चीज कर दीजिए। आप 0 को हाफ यानी 0.5 से गुना 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा वैल्यू, तो ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई किए। अब हमारा ये, इसमें तो कुछ नहीं किया अभी तक, तो उसको एज इट इज लिख दो 4 0 -6 0 7 1 21। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमको ये रो थर्ड को, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस रो से ऑपरेशन करेंगे, R1 से, पहला रो से। तो पहला रो में हम अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर दो R1 को, यानी रो फर्स्ट को और रो थर्ड को जोड़ दो, ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। और हाँ ठीक है, R3 ये माइनस में ऑलरेडी है। अब यहाँ देखिए ये टेबल को हम फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, x3 x2 z। ठीक है, ये अब क्या है कि हाँ, ये दोनों तो ऐसी चीज रहेगा जिसको आप लिख लो 0 0 1 1/2। ठीक है, -1 0, ठीक है 1। ये क्लियर है, ये भी एज इट इज रहेगा 1 1 0 0 1 0 3। ये टेबल पर काफी ध्यान देना है। अब क्या करना है कि R1 जो ये है उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, और उसको R3 में इसमें जोड़ेंगे, तो 6 इंटू 0 0, फिर इसको 4 से करेंगे। आप यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें आपको ऐड करना, 0 इंटू 6 0 प्लस 0 0 ही होगा। ठीक है, 6 इंटू 1 6, और ये प्लस -6 0 यहाँ 3। ठीक है, 6 हाँ 3 हो जाएगा। 6 से आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे हाफ को 3 हो जाएगा, 3 प्लस 0। ठीक है, तो 3 होगा। अब यहाँ देखिए -6 प्लस 7, तो यहाँ +1 होगा। अब यहाँ क्या है कि 0 इंटू 6 0 फिर 1। ठीक है, अब यहाँ पर है कितना से कर रहे हैं, 6 से, तो 1 इंटू 6 6, और R3 में जोड़ेंगे 6 और 21 27। अब यहाँ देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो निगेटिव है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जैसे ही हो गया तो हमारा काम बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेसमेंट क्या था, देखिए x1 s2। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वेरिएबल क्या हो गया था, किसको रिप्लेस किया था, s1 को। ठीक है, तो यहाँ s1 हो जाएगा, बाकी इसको एज इट इज रहेगा s1 s2 z। तो आप यहाँ वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। आपको यहाँ देखना है कि x1
x2 x3 मैं तीनों का मैंने वैल्यू लिखूंगा यहाँ से देखकर आप देख सकते हो x1 यहाँ पर फिगर में है ही नहीं, यानी x1 का वैल्यू 0, ठीक है। x2 का कितना है भाई 3, यहाँ से सीधे आपको जाना है, इस तरह 3 हो गया, मैं 3 लिख दिया। x3 का वैल्यू क्या है, ऊपर वाला रो ऊपर, z का वैल्यू आपका आ गया 27, z इक्वल टू इससे लेना है। जब s1 और s2 के वैल्यू बोथ का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, तो बेसिकली आप किसी तरह भी इसको करोगे s1 इक्वल टू 0, s2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज किया गया, जैसे आपका क्वेश्चंस में था, मैं उसको वेरीफाई भी इसको हम कर सकते हैं, वेरीफाई कि हमने जो बनाया सोल्यूशन वो सही है कि नहीं। तो जैसे आप z बराबर आपका जो वैल्यू आया 3x1 जैसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में था 7x2 में क्वेश्चन 1 सेकेंड्स लिख रहा हूँ, मैं इरेज कर दिया था, सारा का वैल्यू पुट करो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू x2 का वैल्यू क्या है 3 प्लस 6 इंटू 1 इसका x3 का, आप जोड़ोगे तो 0 प्लस 7 3 जा 21 और 6 तो 27 हो गया, तो हमारा z का वैल्यू निकल गया। और जितना भी प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट था उसको भी आप देख सकते हो 2x1 प्लस 2x2, ठीक है, 2x3, ये तीनों मिलाकर हमको लेस देन इक्वल टू 8 था। आप अपने से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो इक्वल टू भी आप कर सकते हो, तो 2 इंटू 0 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 3 यहाँ पर x2 का वैल्यू 3 है, ये 0 हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 2 तो 8 आ रहा है। उसी तरह x1 प्लस x2 का मैंने लेस देन इक्वल टू 3 आना चाहिए, तो ये 0 है और इसका वैल्यू x3 का x2 का 3 है, तो ऑब्वियसली आ रहा है। तो कहीं ना इक्वल टू करके भी आप देख सकते हैं, तो इस तरह हम रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो x3 का वैल्यू आपका था 1, तो यही आंसर है। बेसिकली z का वैल्यू आपको निकालना है 27 और s1 s2 का वैल्यू इसलिए 0 निकाला, जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट में मैंने s1 जोड़ा और सेकंड में हमने जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट था x1 प्लस x2 ये लेस देन इक्वल टू, जो भी इक्वल टू हम ले चला था ये 8 था, प्लस x2 इक्वल टू 3 था, यस 3 था। अब ये दोनों का वैल्यू 0 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम जो माने तो फिर वो बैक वाला हम क्वेश्चन में चले गए। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज दिखा देना है और ये चीज लिख देना है, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ये चेक करने का जरूरत नहीं है, ये आपके लिए है कि हमने सोल्यूशन सही किया, करेक्ट किया कि इनकरेक्ट, ठीक है। आई होप एवरीबडी गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो। वेरी सून आई विल पब्लिश गेस क्वेश्चन फॉर 11th पेपर, 5 गेस पेपर फॉर फर्स्ट ईयर एंड 6 पेपर फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। And thanks for watching my video till end. Jai Hind.